हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 1 देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें का सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सभी प्रश्नों के इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, अमृतसर में स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चौथे सिख गुरु और अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास जी के नाम पर है, जो भारत के अमृतसर शहर से उत्तर पश्चिम में लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसमें अमृतसर एयरपोर्ट की बात की गई है। अमृतसर एयरपोर्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, भारतीय शहर अमृतसर के लिए कार्य करता है। यह अमृतसर शहर के केंद्र से 11 किलोमीटर की दूरी पर राजाश्री गांव के पास स्थित है। यह न केवल अमृतसर जिले बल्कि पंजाब क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी जिलों और जम्मू और कश्मीर के दक्षिणी जिलों के लिए भी कार्य करता है। अमृतसर एयरपोर्ट को श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, चौथे सिख गुरु और अमृतसर शहर के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस ने भारत के किस क्षेत्र की स्थापना को पूर्ण संप्रभुता प्रदान की है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी ने प्राप्त की है। 28 मई 1956 को भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और फिर फ्रांस के प्लेनिपोटेंटरी एस आस्ट्रोरोग द्वारा समझौते की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि के अनुसार फ्रांस ने पूर्ण रूप से भारत के पुडुचेरी, करिहाल, माहे और यानम के प्रतिष्ठानों के क्षेत्र का उल्लेख किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी के स्थलों से दोहरे दफन के प्रमाण मिले हैं? इसका राइट आंसर है ए, लोथल से मिले हैं। सिंधु शहरों की योजना एक ग्रिड पद्धति पर बनाई गई थी, जहां सड़कें हमेशा 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती थी। सबसे उल्लेखनीय पहलू केंद्रीय जल निकासी प्रणाली थी, जो पूरी तरह से कवर किया गया था और बाथरूम के साथ जुड़ा हुआ था। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उन्होंने जली हुई ईंट की इमारतें बनाई है। नाचने वाली लड़की की कांस्य की मूर्ति को सिंधु घाटी सभ्यता की उत्कृष्ट कृति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर है ए, राजगृह अर्थात राजगीर में की गई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। महाकसापा पहले बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे। परिषदों का विचार बुद्ध की शिक्षाओं अर्थात सूत और शिष्यों के नियम विनिमय के संरक्षण का था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2020 में निम्न में से किस देश ने पहली बार सफलतापूर्वक अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को संचालित किया है? इसका राइट आंसर है सी, चीन के द्वारा संचालित किया गया है। चीन ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया, जो देश की परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमताओं में एक महान उन्नति का प्रतीक है। चीन के परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण ने पहली बार अपने सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण HL-2M टोकामक रिएक्टर को शुरू किया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उपकरण संभावित रूप से एक शक्तिशाली स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को अनलॉक कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सतीश शिवलिंगम को आप किस खेल से जोड़ेंगे? राइट आंसर है बी, भारोत्तोलन के खेल से जोड़ेंगे, क्योंकि सतीश शिवलिंगम तमिलनाडु के एक भारोत्तोलक हैं। उन्होंने 2014 और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 77 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। सतीश ने पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में 2016 रियो ओलंपिक के लिए भी अहता प्राप्त की थी, जहां उन्होंने 14 भारोत्तोलकों के क्षेत्र में 11वां स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोनेरू हम्पी के नाम को आप किस खेल से जोड़ेंगे? इसका हमारा राइट आंसर है
ए शतरंज के खेल से जोड़ेंगे, क्योंकि कोनेरू हम्पी भारत के आंध्र प्रदेश के गुरुवारा की रहने वाली है। 2002 में वह 15 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला बन गई थी। 2003 में उन्होंने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2007 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। वह एक एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता है। उन्होंने दोहा में आयोजित व्यक्तिगत और मिश्रित श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक विजेता रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है? इसका राइट आंसर है ए एलिसन फेलिक्स। एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट है जिन्होंने 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं और ट्रैक और फील्ड इतिहास में सबसे सुशोभित महिला ओलंपियन के रूप में मर्लिन ओटेरी के साथ मुकाबला हुआ था। उन्होंने 2014 में एथेंस में ओलंपिक की शुरुआत की। 200 मीटर में रजत पदक जीत हासिल की थी। इन्होंने 2008 में इसी स्पर्धा में एक और रजत और 2012 में स्वर्ण पदक जीता था। इनके पास 2016 में 400 मीटर में जीता गया रजत भी है और 2008 से 16 तक 5 रिले स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलोमी घटक निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका हमारा राइट आंसर है सी टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं। पोलोमी घटक सबसे सफल भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने टेनिस करियर से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने 3 जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप और साथ ही 1996 और 2016 के बीच 7 वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। 16 साल की उम्र में उसने सिडनी ओलंपिक में भाग लिया था। 2010 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक की जीत हासिल की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे? इसका राइट आंसर है ए 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक भारत में पहले लोकसभा चुनाव को आयोजित किया गया था। पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। 2020 तक भारत में 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? इसका राइट आंसर है सी भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था। मूल रूप से भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा को डैश के बाद भंग कर दिया जाता है? इसका राइट आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है। भारत में राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है। उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़ की जीत के बाद मेवाड़ में किस मुगल शासक ने सिक्का एलची जारी किया था? इसका हमारा राइट आंसर है सी अकबर के द्वारा जारी किया गया था। बात किया गया है इसमें अकबर की। अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1556 से 1605 तक राज किया था। अकबर अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बने। राज्य संरक्षक बैरम खां के तहत उन्होंने युवा सम्राट को भारत में मुगल डोमेन के विस्तार और समेकित करने में मदद की थी। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी में उमरकोट पाकिस्तान में हुई थी और इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 फतेहपुर सिकरी में हुई थी।
इनका शासनकाल 11 फरवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक की रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? इसका हमारा राइट आंसर है ए, इल्तुतमिश ने दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। उसने उत्तरी भारत के घुरिद क्षेत्रों पर शासन किया था। इल्तुतमिश दिल्ली के सबसे महान मुगल शासकों में से एक था, जिसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने कुवत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। उन्होंने सल्तनत के 2 सिक्के, चांदी का टाका और तांबे की जिटल को पेश किया था। उन्होंने इच्छाधारी प्रणाली की भी शुरुआत की, जिसने राज्य को इच्छा में प्रभावित किया गया था, जो कि वेतन के बदले में रईसों को दिए जाते थे। इल्तुतमिश की सेना ने 1210 ईस्वी में बिहार पर कब्जा कर लिया था। 1225 में बंगाल पर आक्रमण किया था। 1236 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी बेटी रजिया उत्तराधिकारी मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को कार्य के बराबर नहीं माना था। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अनुवाद द रजमनामा के रूप में किया गया था? इसका हमारा राइट आंसर है डी, महाभारत। महाभारत का अनुवाद अकबर के शासनकाल में द रजमनामा के रूप में किया गया था। द रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। रजमनामा का अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक। यह मकतब खाना द्वारा पूरा किया गया था, जो एक अनुवाद ब्यूरो है, जिसे अकबर द्वारा फारसी में महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए स्थापित किया गया था। यह अकबर की मंशा था कि साम्राज्य फारसी भाषी हो और हिंदू महाकाव्यों का अनुवाद, जैसे रामायण सहित राम के जीवन का वर्णन करने वाला महाकाव्य हो, हिंदू विषयों के बीच संबंधित और समावेश की भावना को प्रोत्साहित करने का एक तरीका था। इसमें अकबर की बात की गई है। अकबर 1556 में अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बने, जब वह 13 वर्ष के आयु के थे। अकबर को उनकी कई उपलब्धियों के कारण महान उपनाम दिया गया था। उनके दरबार में अकबर ने 9 मंत्री थे, जिन्हें उनके 9 रत्न या 9 रत्न कहा जाता था। 1605 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? राइट आंसर है सी, डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक को नहीं लिखी गई है। बाकी के तीनों पुस्तक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है? इसका राइट आंसर है बी, नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक संवेदनशील व्यक्ति, एक सख्त प्रशासक और एक निडर कमांडर है और उन्होंने हमेशा राजा प्रथमो सेवक के मंत्र पर काम किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता गोपीनाथ किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री हैं। गीता गोपीनाथ एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शामिल हो गई है, जो वैश्विक ऋणदाता के शीर्ष पद पर बैठने वाली पहली महिला बन गई है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत में पहले गवर्नर जनरल बने? इसका राइट आंसर है सी, 1773 ईस्वी में
भारत में पहले गवर्नर जनरल बने थे? भारत में गवर्नर जनरल 1773 में वारेन हेस्टिंग्स थे। उन्होंने 1750 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1772 में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई। उन्होंने शासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया। उन्होंने 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के साथ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवा की नींव रखी और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका सुधार, आधुनिकीकरण और इसे तर्क संगत बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, जमशेदपुर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी और 26 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। टिस्को जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। टिस्को ने 1911 में कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू किया था और 1912 में जमशेद जी के टाटा समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का स्पाइस गार्डन कहाँ स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, केरल में स्थित है। केरल को भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें कई प्रकार के मसाले होते हैं और जो अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। पूरे राज्य में मसालों की खेती के लिए इडुक्की और वायनाड प्रमुख जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित सिग्नल की तरंग का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, कैथोड रे दोलनदर्शी के द्वारा एक निश्चित सिग्नल तरंग की अध्ययन की जा सकती है। कैथोड किरण दोलनदर्शी एक इलेक्ट्रिक उपकरण है जिसका उपयोग अलग अलग इनपुट सिग्नल दिए जाने पर तरंग रूप को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे एक दोलनेखी भी कहा जाता है। यह एक ग्राफ आलेखन उपकरण है जिसका प्रयोग सिग्नल के अलग अलग वक्रों के माप के लिए किया जाता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट हिस्से पर प्रकाश के गुणधर्मों को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है? राइट आंसर है बी, यूरिया। व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यूरिया है। यूरिया जिसे कार्बेमाइट रूप से भी जाना जाता है। रासायनिक सूत्र CONH2 होल ट्वाइस के साथ एक कार्बनिक यौगिक भी है। इस एमाइड में 2 NH2 समूह होते हैं जो एक कार्बोनिल कार्यात्मक समूह द्वारा जुड़ते हैं। यूरिया जानवरों द्वारा नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के चयापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। यूरिया उर्वरक का मुख्य कार्य पौधों को हरी पत्तेदार वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नाइट्रोजन प्रदान करना और पौधों को रसीला बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न, ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा जो संग्रहित करता है कौन सा होता है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, वसा ऊतक कहलाता है। बहुकोशिकीय जीवों में सामान्य कोशिकाओं का एक संरचना होता है जो एक विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हें ऊतक कहा जाता है। एक ऊतक में मौजूद कोशिकाएं संरचना और कार्य में बिल्कुल समान नहीं हो सकती है, लेकिन उनमें से सभी उत्पत्ति में समान होते हैं। पशु ऊतक शब्द विचेत द्वारा गढ़ा गया था। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। वसा ऊतक एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सी लिखकर आप अवश्य ही कमेंट करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।